will be followed by a short film about NACIN Palasamudram. अमृत काल में विकसित राष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर भारत तेजी से आधुनिक और सशक्त हो रहा है। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत उन्नत तकनीक एवं नवाचार को अपनाकर आज विश्व में अपनी असीम क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित मिशन कर्मयोगी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट्स के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। मिशन कर्मयोगी को गति देने में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी सदैव अग्रणी रहा है। सीबीआईसी अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण एवं संबंधित नीतियां बनाकर देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी नासिन सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स के क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु सीबीआईसी का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण का मुख्य केंद्र है। नासिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सार्थक करते हुए केंद्रीय अधिकारियों ही नहीं अपितु राज्यों के हजारों अधिकारियों, व्यापार संस्थाओं, भागीदार एजेंसियों और अन्य विदेशी अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया है। अकादमी डब्ल्यूसीओ, ब्रिक्स आदि वैश्विक निकायों और मित्र देशों के साथ अपेक्षित प्रशिक्षण और सहयोग भी करती है। ये डब्ल्यूसीओ, यूएनईपी, यूएनओडीसी एवं एसएसईसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण अकादमी है। नए भविष्य के सशक्त आधार हेतु यह संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रशिक्षणों का आयोजन भी करती है। नासिन की भूमिका और जिम्मेदारियों के विस्तार के साथ वृहद क्षेत्र में एक नए एवं आधुनिक अकादमी की आवश्यकता को महसूस किया गया। ये तलाश समाप्त हुई पाल समुद्रम में। एक मनोरम गांव और पाल समुद्रम नाम के ही तालाब से लगा 500 एकड़ का यह व्यापक क्षेत्र बेंगलुरु एयरपोर्ट से 90 मिनट की दूरी पर है। पूर्ण तत्परता के साथ जून 2022 में इसका निर्माण शुरू हुआ और मात्र 17 महीनों के भीतर ये नया परिसर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया जा रहा है। परिसर में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जिनमें स्मार्ट क्लासरूम, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और इमर्सिव लर्निंग सेंटर शामिल है। GRIHA 5 स्टार रेटिंग मानदंडों के अनुरूप निर्मित यह परिसर एक सेल्फ सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली केंद्र है। इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन सुविधा, सौर ऊर्जा से संचालित ऊर्जा उत्पादन और जल संरक्षण प्रणालियों जैसी विशेषताओं से लैस ये परिसर शुद्ध शून्य ऊर्जा खपत नेट जीरो एनर्जी कंजम्पशन के लिए प्रतिबद्ध है। परिसर का निर्माण सामाजिक दायित्व को प्राथमिकता देता है जो माननीय प्रधानमंत्री की जन भागीदारी की भावना का प्रतीक है। अंत्योदय दर्शन के अनुरूप जनमानस के लिए परिसर में डाकघर, बैंक शाखा, सुपरमार्केट, विद्यालय, अस्पताल आदि आवश्यक सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। मार्च 2022 में आधारशिला रखे जाने के बाद क्षेत्र के विकास के लिए कई सकारात्मक पहल हुई हैं। शीघ्र ही यहाँ होगा एक रेलवे स्टेशन और निकटवर्ती सड़क बनेगी राष्ट्रीय राजमार्ग। लोक सेवकों और अन्य हितधारकों में कौशल निर्माण हेतु समर्पित यह परिसर भारत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान देगा। यह नवीन कौशल विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और हम सभी को कर्तव्य काल में विकसित भारत 2047 के संकल्प में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। अब वह क्षण आ गया है जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे आज के इस पावन अवसर पर अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमूल्य विचारों से हमें अनुग्रहित करें।
आंध्र प्रदेश के गवर्नर श्रीमान एस अब्दुल नजीर जी, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी निर्मला सीतारमण जी, पंकज चौधरी जी, भागवत कराड़ जी, अन्य जनप्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, आप सभी को नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स के इस शानदार कैंपस की बहुत बहुत बधाई। जिस श्री सत्य साईं जिले में जिस क्षेत्र में एक कैंपस बना है वो अपने आप में विशेष है। ये क्षेत्र अध्यात्म, राष्ट्र निर्माण और सुशासन से जुड़ी हमारी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। आप सब जानते हैं कि पुट्टपर्ती में श्री सत्य साईं बाबा की जन्मस्थली है। ये महान स्वतंत्रता सेनानी पद्मश्री श्री कल्लुल सुब्बाराव की भूमि है। प्रसिद्ध पपेट्री आर्टिस्ट दलाभाई चलापति राव को इस क्षेत्र में ने नई पहचान दी है। इस धरती से विजयनगर के गौरवशाली राजवंश के सुशासन की प्रेरणा मिलती है। ऐसी प्रेरणादायी जगह पर नैसिन का यह नया कैंपस बना है। मुझे विश्वास है ये कैंपस गुड गवर्नेंस के नए आयाम गढ़ेगा, देश में ट्रेड और इंडस्ट्री को नई गति देगा। साथियों, आज तिरुवल्लुवर दिवस भी है। संत तिरुवल्लुवर ने कहा था, उरु पोरुलम उल्गु पोरुलम तन तिरुपोलम वेंदन पोड़ू, यानी राजस्व के रूप में प्राप्त राजकीय कर और शत्रु से जीते हुए धन पर राजा का ही अधिकार होता है। अब लोकतंत्र में राजा तो होते नहीं, राजा तो प्रजा होती है और सरकार प्रजा की सेवा का काम करती है। इसलिए सरकार को पर्याप्त राजस्व मिलता रहे, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, यहां आने से पहले मुझे पवित्र लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर जाने का सौभाग्य मिला है। मंदिर में मुझे रंगनाथा रामायण सुनने का अवसर मिला। मैंने वहां भक्तों के साथ भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। मान्यता का है कि यहीं पास में भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मेरा 11 दिन का व्रत अनुष्ठान चल रहा है। ऐसी पुण्य अवधि में
यहां ईश्वर से साक्षात आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम राज्य वासियों से कहा गया है, जो राम राज्य के निवासी थे, वहां के नागरिक थे, उनके लिए कहा गया है, राम राज्य वासित्वम प्रोच्छस्वते शिरम न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम चर परिपालय दुर्बलम विद्धि धर्मवरम प्रोच्चयस्वते शिरम राम राज्यवासित्वम। अर्थात राम राज्यवासियों, अपना मस्तक ऊंचा रखो, न्याय के लिए लड़ो, सबको समान मानो, कमजोर की रक्षा करो, धर्म को सबसे ऊंचा जानो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, तुम राम राज्य के वासी हो। राम राज्य सुशासन के इन्हीं 4 स्तंभों पर खड़ा था, जहां सम्मान से, बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा करके चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। आज 21वीं सदी के आपके आधुनिक संस्थान के 4 सबसे बड़े ध्येय यही तो है। एक, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रूल्स और रेगुलेशंस को लागू करने वाली इकाई के रूप में आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। साथियों, नैसिन का रोल देश को एक आधुनिक इकोसिस्टम देने का है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो देश में व्यापार कारोबार को आसान बना सके, जो भारत को ग्लोबल ट्रेड का अहम पार्टनर बनाने के लिए और फ्रेंडली माहौल बना सके, जो टैक्स, कस्टम्स, नारकोटिक्स जैसे विषयों के माध्यम से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करे और जो गलत प्रैक्टिसेस से सख्ती से निपटे।
थोड़ी देर पहले मैं कुछ नए नौजवान युवा ट्रेनी अफसरों से भी मिला हूं। ये अमृत काल को नेतृत्व देने वाली कर्म योगियों की अमृत पीढ़ी है। आप सभी को सरकार ने अनेक शक्तियां भी दी है। इस शक्ति का उपयोग आपके विवेक पर निर्भर करता है और इसमें भी आपको प्रेरणा प्रभु श्री राम के जीवन से मिलेगी। एक प्रसंग में भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, नेयम मम मही सौम्य दुर्लभा सागरांबरा नहीं क्षयेयम धर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण। यानी मैं चाहूं तो सागर से घिरी ये धरती भी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, लेकिन अधर्म के रास्ते पर चलते हुए अगर मुझे इंद्रप्रस्थ भी मिले तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हम तो अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे लालच में ही कई बार लोग अपने कर्तव्य, अपनी शपथ को भूल जाते हैं। इसलिए आप सभी अपने कार्यकाल में प्रभु राम की कही ये बात अवश्य याद रखिए। साथियों, आपका सीधा सरोकार टैक्स व्यवस्था से है। राम राज्य में टैक्स कैसे लिया जाता था, इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है वो बहुत प्रासंगिक है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। अर्थात सूर्य पृथ्वी से जल खींचता है और फिर वही जल बादल बनकर वर्षा के रूप में वापस धरती पर आता है, समृद्धि बढ़ाता है। हमारी टैक्स व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनता से लिए टैक्स की पाई पाई जन कल्याण में लगे और वो समृद्धि को प्रोत्साहित करे। आप अध्ययन करेंगे तो इसी प्रेरणा से हमने बीते 10 वर्षों में टैक्स सिस्टम में बहुत बड़े रिफॉर्म किए। पहले देश में भांति भांति की टैक्स व्यवस्थाएं थी जो सामान्य नागरिक को जल्दी समझ में नहीं आती थी। पारदर्शिता के अभाव में ईमानदार टैक्स पेयर को, बिजनेस से जुड़े लोगों को परेशान किया जाता था। हमने जीएसटी के रूप में देश को एक आधुनिक व्यवस्था दी। सरकार ने इनकम टैक्स सिस्टम को भी आसान बनाया। हमने देश में फेसलेस टैक्स असेसमेंट सिस्टम शुरू किया। इन सारे रिफॉर्म्स के कारण आज देश में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रहा है और जब सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है तो सरकार जनता का पैसा विभिन्न योजनाओं के जरिए जनता को लौटा भी रहा है। 2014 में सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही
2 लाख तक की इनकम पर ही टैक्स छूट थी। हमने 2 लाख से बढ़कर के सीमा 7 लाख रुपए तक पहुंचा दी। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने टैक्स में जो छूट दी है, जो रिफॉर्म किए हैं, उससे देशवासियों को करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स की बचत हुई है। सरकार ने नागरिक कल्याण की बड़ी योजनाएं बनाई हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है। और आप देखिए, आज जब देश का टैक्स पेयर ये देख रहा है कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आगे बढ़कर टैक्स देने को तैयार हुआ है। इसलिए बीते वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी हमने जो कुछ जनता से लिया, वो जनता के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य का संदेश है। साथियों, कि संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो। अतीत में हमारे यहां प्रोजेक्ट्स को अटकाने, लटकाने और भटकाने की एक प्रवृत्ति रही है। इसके कारण देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसी प्रवृत्ति के प्रति सावधान करते हुए भगवान राम भरत से कहते हैं, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत है भरत और राम के बीच की। राम भरत से कहते हैं, कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्र भार भसे कर तुम न दीर्घयसी राघव। अर्थात मुझे विश्वास है कि तुम ऐसे कामों को बिना समय गंवाए पूरे करते हो जिनमें लागत कम और उसके लाभ अधिक है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने भी लागत का ध्यान रखा है और योजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया है। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माली भानु किसान सम, माली भानु किसान सम नीति निपुण नरपाल, प्रजा भागवत होहिंगे कबहू कलिकाल। यानी सरकार में माली, सूर्य और किसान जैसे गुण होने चाहिए। माली कमजोर पौधों को सहारा देता है, उसका पोषण करता है, उसके हक के पोषण को लूटने वाले को हटाता है। वैसे ही सरकार को, सिस्टम को गरीब से गरीब का संबल बनना चाहिए, उन्हें सशक्त करना चाहिए। सूर्य भी अंधेरे का नाश करता है, वातावरण की शुद्धि करता है और बारिश में मदद करता है। बीते 10 वर्षों में गरीब, किसान, महिला और युवा, इन सबको हमने ज्यादा से ज्यादा सशक्त किया है। हमारी योजनाओं के केंद्र में वही लोग सर्वोपरि रहे हैं जो वंचित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे।
बीते 10 वर्षों में लगभग 10 करोड़ फर्जी नामों को हमने कागजों से बाहर किया है। आज दिल्ली से निकला एक एक पैसा उस लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचता है जो इसका हकदार है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन सरकार की प्राथमिकता रही है। आप सभी को इन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर अपना कार्य करना ही चाहिए। साथियों, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, इस भावना के साथ जो काम हुआ है, इसके सुखद परिणाम आज हमें मिल रहे हैं। आपको कल रिलीज हुई नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट की जानकारी अवश्य हुई होगी। जब कोई सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील होती है, जब कोई सरकार साफ नीयत से गरीबों की परेशानी दूर करने के लिए काम करती है, तो उसके परिणाम भी निकलते हैं। नीति आयोग ने कहा है कि हमारी सरकार के 9 साल में देश में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते रहे, उस देश में सिर्फ 9 साल में करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। 2014 में सरकार में आने के बाद से हमारी सरकार ने जिस तरह गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी, ये उसका नतीजा है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि देश के गरीब में वो सामर्थ्य है कि अगर उसे साधन दिए जाएं, संसाधन दिए जाएं, तो वो गरीबी को खुद परास्त कर देगा। आज हम यही होता हुआ देख रहे हैं। हमारी सरकार ने गरीबों की सेहत पर खर्च किया, शिक्षा पर खर्च किया, रोजगार स्वरोजगार पर खर्च किया, उनकी सुविधाएं बढ़ाई, और जब गरीब का सामर्थ्य बढ़ा, उसे सुविधा मिली, तो वो गरीबी को परास्त करके सीना तानकर गरीबी से बाहर निकलने लगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक और शुभ समाचार देश को मिला है। भारत में गरीबी कम हो सकती है, ये बात हर किसी को एक नए विश्वास से भरने वाली है, देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। भारत में कम होती है गरीबी, देश में नियो मिडिल क्लास का दायरा भी लगातार बढ़ा रही है। आप इकोनॉमी की दुनिया के लोग जानते हैं कि नियो मिडिल क्लास का बढ़ता हुआ ये दायरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितना ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे में आपको NACIN को और ज्यादा गंभीरता के साथ अपना दायित्व निभाना है। साथियों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने
सबका प्रयास की बात कही थी। सबका प्रयास का महत्व क्या होता है, इसका उत्तर भी हमें प्रभु श्री राम के जीवन से ही मिलता है। श्री राम के सामने विद्वान, बलशाली और संपन्न लंकाधिपति रावण की विराट चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे संसाधनों, हर प्रकार के जीवों को इकट्ठा किया। उनके साझे प्रयासों को एक विराट शक्ति में बदला और अंत में सफलता राम जी को ही मिली। ऐसे ही विकसित भारत के निर्माण में भी हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर नागरिक की अहम भूमिका है। देश में आय के साधन बढ़े, देश में निवेश बढ़े, देश में व्यापार कारोबार करना आसान हो, इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना है। सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चलना है। नैसिन का यह नया कैंपस अमृत काल में सुशासन की प्रेरणा स्थली बने, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आपको बता दें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी పండగలో మన ఇంటికి ఆశీర్వాదాలు తెచ్చే ప్రతి మహిళకు ఆశీర్వాద్ స్పైసెస్ వారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. So we are going to have 7 temples here. In this area, just outside Perkota, there will be separate temples, not together. 7 separate temples will be built. कि इस पूरे स्ट्रक्चर में आयरन कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आयरन की लाइफ जो है वो 94-95 ईयर्स होती है। हम तो 1000 ईयर्स का टेम्पल बना रहे हैं। 3500 लेबर is working day and night. People of my generation, even your generation, younger generation, and many generations who have gone, they never ever thought that the Ram temple will be a reality. Not a single pie has come from any government agency for the construction of the temple. The first Land Acquisition Act, it was implemented with the advice, aid and advice of ministers and myself. But the beauty of this Prime Minister is, when I went to tell him that please do not issue the third ordinance on this matter, he looked at me. He said, "You are telling me?" Not even once he would use the word, "You guys are responsible." He takes the full responsibility for what happens. His speech on my farewell, I couldn't believe. I was in tears. The cabinet ministers and secretaries to the government who were invited, they couldn't believe. Prime Minister spoke for 45 minutes and he spoke only about me. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Thank you for liking, subscribing and sharing with people who you think will benefit from these conversations. My guest today has been entrusted with the task of completing the construction of the Ram Temple in Ayodhya. Mr. Nripendra Mishra is one of the most experienced bureaucrats of our times. He was Principal Secretary in the Prime Minister's office from 2014 to 2019. In the second term of Prime Minister Modi, when Mr. Mishra asked that he be relieved of his duties in the PMO, the Prime Minister accepted his resignation and tweeted,
Nripendra Mishra is among the most outstanding officers who has a great grasp of public policy and administration. When I was new to Delhi in 2014, he taught me a lot and his guidance remains extremely valuable." Unquote. Mr. Mishra couldn't really hang up his boots because he was soon appointed as the chairman of the Executive Council of the Nehru Memorial Museum and Library, and then as chairman of the Ayodhya Ram Mandir Construction Committee. So let's get chatting with the man himself who's entrusted with this task. He has to complete the construction of the Ram Temple by January 2024. Mr. Mishra, thank you so much for being part of the podcast. I'm delighted that you could find the time and come to the studio here because I know that the deadlines are really sharp with the Pran Pratishtha to happen in January 2024. So I'm guessing that your work is like literally 24/7 to keep an eye on everything. But before I begin to ask you about the timelines and the construction process, one question which, for our overseas viewers and for our young viewers who are not very aware, would I say, of what it means to install a deity, what it means to do a Pran Pratishtha. It's not just bringing a deity and keeping there. What does the process mean? I know neither you nor I are priests, but a person who's the man in the hot seat, I'd want you to explain a little bit about what the process is. Actually, it's a good question. And as you said, particularly for those who are not in some manner sort of educated will be a wrong word, but they have not yet, have developed the kind of belief that people who are there and are attached with the temple will have. So now the process is that consecration means that the murti which is being sculpted today at the moment in Ayodhya, and hopefully it will be ready by middle of December, and we are going to have one of the three which is being sculpted there. So that will start its journey of consecration sometime around the second week of January. The journey starts with a dip in Saryu River. The murti will be taken to the Saryu River? Yeah. Okay. And it could be any date, I am not sure, because that is the area which trust looks after, and more particularly, as you said, the priests would be taking care of that. But after the journey and to that place, it is believed that Lord, the child Ram, would like to visit the various temples which existed then. Okay. In Ayodhya. Prachin Mandir. Yeah. So whatever temples are there today in Ayodhya, in the form of a procession, Lord would be, child Ram would be going in some kind of a chariot and stopping at some of the key temples of Ayodhya. And then finally, the deity or the whatever is carved, child Ram, that will enter the premises of the temple area. So in this, it will enter from the eastern gate. Is that the eastern gate? It's not decided as yet? Yeah. This is, the eastern gate is this, and the devotees would enter from there. And where will the deity be? So I am coming to that, to your question. The entrance for the child Ram, the chariot will enter from this portion. Okay, not from here. No. Okay. And of course it is not open to public. The whole
ceremony is not open to public. It will somewhere take place very early in the morning. Okay. And then the deity will be placed in the sanctum sanctorum. Garbhagriha. Yeah. So it's a 3-story structure. Is that structure complete? Only the ground floor. Okay. What we have promised is that the ground floor, which is here,